हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने 9th चैप्टर का दोहा राउंड और ट्रेड अग्रीमेंट जो है 1934 ट्रेड अग्रीमेंट एक्ट ऑफ 1934 एंड द जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स गैट हमने कवर किया था। ये वीडियो में हम कैनेडी राउंड, टोक्यो राउंड और जो ट्रेड एक्ट्स है 84 88 के वो, और आगे हम लोग देखेंगे दोहा राउंड है, उरुग्वे राउंड है, वो अगर कवर कर सके तो हम लोग वो भी कवर करेंगे। 1962 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट एंड कैनेडी राउंड। It was primarily to deal with new situations created by formation of European Union or common market. During this time period only, European Union common market एक तरीके से कॉमन मार्केट बना था, यूरोपियन यूनियन। अब देखो, एक है ना, हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक टॉपिक है वो करेंगे, तो उसमें एक डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। देयर आर 5 to 6 डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें जो कंट्री है, 2 कंट्रीज़ है, वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में आती है। कॉमन मार्केट एक लेवल है, इनमें से एक लेवल कॉमन मार्केट है, और उस सिचुएशन में किस तरीके से इंटीग्रेट होते हैं, ऐसा नहीं है कॉमन मार्केट यानी एक ही मार्केट हो गया। देयर आर सर्टन थिंग्स, एक मार्केट होगा लेकिन किस बेसिस पे, क्या आपके करेंसीज भी सेम होंगे, क्या आपका प्राइसेस सेम होगा, क्या आपका टैरिफ टुवर्ड्स ईच अदर या टुवर्ड्स द थर्ड कंट्री सेम होगा, वो हमें समझना इम्पॉर्टेंट है। तो वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तब हम समझेंगे। तो इस टाइम पीरियड के दौरान यूरोपियन यूनियन जो है वो एक कॉमन मार्केट के लेवल तक आ चुका था। उस टाइम पीरियड पे सिचुएशन को डील करने के लिए जो भी सिचुएशन, यूरोपियन यूनियन कॉमन मार्केट बन गया था तो उससे कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। ऑब्वियसली थोड़ा चेंजेस होगा, इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट हो गया है, टैरिफ लगा देंगे, वो नहीं लगाएंगे, वो सारी सिचुएशन हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में देखेंगे। तो उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ कॉमन मार्केट और यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल मार्केट में अफेक्ट हुआ था। और इस टाइम पीरियड पे ट्रेड एक्सपांशन एक्ट ऑफ 1962 पास किया गया था बाय कांग्रेस टू रिप्लेस ट्रेड अग्रीमेंट एक्ट। ट्रेड अग्रीमेंट एक्ट कब का था? 1934 का ट्रेड अग्रीमेंट एक्ट 1962 में रिप्लेस किया गया। यू कैन सी 1934 ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट एक्ट। 32 The Trade Expansion Act of 1962 authorized the President to negotiate across the border tariff reduction of up to 50% of their 1962 level and to remove completely duties that were 5% or less in 1962. ट्रेड एक्सपांशन एक्ट ने क्या किया? उन्होंने यूएस को कहा, प्रेसिडेंट को कहा कि आप नेगोशिएट करो अक्रॉस द बोर्ड मीन्स जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनके साथ अक्रॉस द बोर्ड नेगोशिएट करो कि हम टैरिफ रिड्यूस कर दें टू 50% ऑफ देयर 1962 लेवल। आगे चल के हम 50% से रिड्यूस कर दे टैरिफ को एंड रिमूव कम्प्लीटली कोई भी ड्यूटीज़ अगर लगाई है दैट वर 5% और लेस इन 1962। कोई भी ऐसे ड्यूटीज़ जो 5% से कम है, 3% ड्यूटीज़ है, 4% ड्यूटीज़ है, 4.7% ड्यूटी है, 1% ड्यूटीज़ लगाई है, तो वो सारे जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दे। ये सारी चीज़ें नेगोशिएट करो। This replaced the product by product approach of Trade Agreement Act. The Trade Agreement Act was based on product by product approach. उसको इसने पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। In addition, 1962 Act provided Trade Adjustment Assistance (TAA) to displaced workers and firms injured by the tariff reduction. टैरिफ रिड्यूस हो रहा है,
टैरिफ को हम कम कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, टैरिफ क्यों लगाते हैं हम, बेसिकली रीज़न क्या होता है कि डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप टैरिफ रिड्यूस कर रहे हो, इस वजह से डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे। वो जब अफेक्ट होंगे तो वो वर्कर्स को काम से निकाल देंगे या जॉब ले ऑफ करेंगे। तो उन वर्कर्स को या उन फर्म्स को जिनको भी अफेक्ट हुआ है टैरिफ रिडक्शन की वजह से, उनको ट्रेड एडजस्टमेंट असिस्टेंस मिलेगा। दिस रिप्लेस्ड द नो इंजरी डॉक्ट्रिन एंड टुक द फॉर्म ऑफ रीट्रेनिंग एंड मूविंग असिस्टेंस to displaced workers and tax relief, low cost loans and technical help to injured firms। तो उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट इनडायरेक्ट वे में कर दिया गया। टैरिफ रिडक्शन की वजह से जो इफ़ेक्ट उनको पड़ा वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया। द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट असिस्टेंस वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962। सिंस सोसाइटी एट लार्ज which was the beneficiary of trade expansion resulting from the tariff reduction, was made to bear or at least share the burden of adjustment। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एडजस्टमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही थी टू दोज वर्कर्स और फर्म्स, उसका शेयर जो है थोड़ा एटलीस्ट शेयर वो भी करेंगे जिनको इस टैरिफ रिडक्शन से बेनिफिट हुआ है, जिनको यानी जो कंट्रीज़ को बेनिफिट हुआ है वो भी इसमें थोड़ा शेयर करेंगे। However, until early 1970s, when the criteria for assistance was replaced, few workers or firms qualified for adjustment assistance। एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है, देखो समझो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि मैं है ना फूड देने का मैंने डिसाइड किया है। अब मैं क्राइटेरिया रखूँगी, मैं सबको फूड नहीं दूँगी, मैं फूड उन्हीं को दूँगी जिनका इनकम जो है वो पर डे लेट्स से जिनका इनकम पर डे 200 रुपीज़ से लेस है। ठीक है, ये मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया कि जिनका भी इनकम 200 रुपये से कम है उनको मैं फूड दूँगी, 200 से ज़्यादा होगा उनको नहीं दूँगी। अब अगर मैं क्राइटेरिया चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे को पता चल गया है कि हाँ 200 रुपये वाला बंदा भी कुछ ना कुछ ख़रीद के खा सकता है, मैं क्राइटेरिया चेंज करती हूँ, मैं अब उसको चेंज करके 150 कर देती हूँ। तो ऑब्वियसली जब मैंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया तो कुछ लोग हैं सर्टेन लेट्स से अराउंड 100 पीपल जो हैं वो अब इस कैटेगरी से निकल जाते हैं, उनको फूड मैं नहीं देने वाली। तो जब मैं क्राइटेरिया चेंज करती हूँ तो वो चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अर्ली 1970s से एक क्राइटेरिया था किनको असिस्टेंस मिलना चाहिए। तो जब इस क्राइटेरिया को रिलैक्स कर दिया, मेरे केस में मैंने कम कर दिया, लेट्स से रिलैक्स कर दिया तो 300 रुपीज़ वाला बंदा मैं बोल रही हूँ। तो वैसे ही उस क्राइटेरिया को जब रिलैक्स कर दिया तो फ्यू वर्कर्स एंड फर्म्स क्वालिफाइड फॉर एडजस्टमेंट असिस्टेंस। तो फ्यू वर्कर्स और फर्म्स क्वालिफाई हुए थे। इन 1980 द ट्रेड असिस्टेंस प्रोग्राम पीक ईयर, मोर देन 500,000 वर्कर्स रिसीव्ड $1.6 बिलियन। तो ये कुछ उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं कि कैसे इस ईयर में इतना था, इस ईयर में इतने एडजस्टमेंट असिस्टेंस दिए गए। The amount aid provided was greatly expanded, to $2 billion per year by Trade Adjustment Reform Act of 2002। So Trade Adjustment Reform Act of 2002 भी लाया गया जिससे ये अमाउंट एड प्रोवाइड की जाए। In 2010 approximately 140,000 workers received Trade Adjustment Assistance TAA for total amount of $1 billion। Under the authority of 1962 Trade Expansion Act, the US initiated under GATT auspices wide-ranging multilateral trade negotiations. These were known as Kennedy Round। तो 1962 में ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट के साथ यूएस ने गैट के अंदर एक नेगोशिएशन स्टार्ट किए विच वर नोन एज कैनेडी राउंड, मतलब एक मीटिंग हुई।
Negotiations in the Kennedy round were completed in 1967. तो 62 में कैनेडी राउंड स्टार्ट हुआ, लेकिन नेगोशिएशंस 67 में कंप्लीट हुए, मतलब जो डिस्कशन हुए हैं वो 67 में कंप्लीट हुए. एंड रिजल्टेड इन अग्रीमेंट टू कट, तो उसके बेसिस पे जो भी डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पे दे मेड एन अग्रीमेंट. और अग्रीमेंट में क्या क्या हुआ? एवरेज टैरिफ रेट ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बाय 35% ऑफ देयर 1962 लेवल. पहली चीज़ कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उन पे जितना भी टैरिफ लगा गया है एवरेज, ऑन एवरेज, उसको टोटल 35% से कम कर लो 1962 के लेवल्स. फेस्ड ओवर अ 5 ईयर पीरियड, लेकिन अभी डायरेक्टली 35% मत कम कर दो, फेस्ड मैनर में. फर्स्ट ईयर में, मतलब ये 67 में पास हुआ, तो 68 में आप कुछ 9% कम करो, देन 69 में आप 10% कम करो. ऐसे फेस्ड मैनर में टोटल 35% का कम होना चाहिए. बाय द एंड ऑफ 1972, तो 5 साल बाद, when the agreement was fully implemented, average tariff rate on industrial product were less than 10% in the industrial nations. तो by the year 1972 जब फुल्ली इम्प्लीमेंट किया गया, देखो एक चीज़ होती है कि हम कह रहे हैं पेपर पे आना, मैंने कह तो दिया ये होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है. तो जब इम्प्लीमेंट हुआ बाय दैट ईयर 10% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रियल नेशंस में ऑलरेडी कम था टैरिफ. हाउएवर देयर वर स्टिल मैनी सीरियस नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, स्पेशली इन एग्रीकल्चर. स्टिल एग्रीकल्चर में नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, वो एक प्रॉब्लम था, सीरियस प्रॉब्लम. अब आया ट्रेड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1974 एंड टोक्यो राउंड. द 62 ट्रेड एक्सपांशन एक्ट वॉज रिप्लेस बाय, तो पहले 1934 में we had trade agreement act. I'll just write trade agreement act. उसको रिप्लेस किया 1962 में ट्रेड एक्सपांशन एक्ट. इसको रिप्लेस किया 1974 में ट्रेड रिफॉर्म. This authorized the president to negotiate tariff reduction of up to 60%. अब इसमें कहा गया 60% तक टैरिफ रिड्यूस करो एंड रिमूव द टैरिफ ऑफ 5% और लेस. जितने भी 5% या लेस के टैरिफ लगाए गए हैं उसको तो सारा निकाल ही दो. तो नेगोशिएट रिडक्शन इन नॉन टैरिफ. तो और दूसरी चीज़ पे क्या डिस्कशन, किस चीज़ पे डिस्कशन होना चाहिए कि नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को कैसे रिड्यूस करें. एक्ट ऑल्सो लिबरलाइज्ड द क्राइटेरिया फॉर एडजस्टमेंट असिस्टेंस. क्राइटेरिया जो भी था एडजस्टमेंट असिस्टेंस का, उसको भी लिबरलाइज, उसको भी रिलैक्स कर दिया. अंडर द अथॉरिटी ऑफ ट्रेड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1974, US पार्टिसिपेटेड इन मल्टीलैटरल टैरिफ नेगोशिएशंस नोन एज टोक्यो राउंड. तो उस टाइम पीरियड पे टोक्यो राउंड हो रहा था गैट का, तो उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस टोटल रिफॉर्म एक्ट का साथ साथ ही. Actually conducted in Geneva except for the opening meeting on Tokyo. तो ये टोक्यो जो राउंड है वो स्टार्ट, जो इनिशिएशन ओपनिंग मीटिंग होता है वो टोक्यो में हुआ था, बाकी सारे कंडक्टेड मीटिंग जेनीवा में हुए थे, विच वर कंक्लूडेड इन 1979. तो टोक्यो राउंड 79 में कंक्लूड हुआ. नेगोशिएटेड टैरिफ रिडक्शन फेस्ड ओवर 8-year पीरियड. तो वहाँ पे कहा गया, टोक्यो राउंड में कहा गया कि टैरिफ रिड्यूस जो होना चाहिए वो 8 years के पीरियड में फेस्ड मैनर में होना चाहिए. स्टार्टिंग इन 1980, एवरेज, ऑन एवरेज कितना, 31% US, 27% फॉर यूरोपियन यूनियन, 28% फॉर जापान. तो ये कुछ उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं कि इतने परसेंट जो उनको कहा गया था. US को 31%, यूरोपियन यूनियन को 27%, जापान को 28% से एवरेज रिडक्शन करने बोला गया था फेस्ड मैनर में. अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नेशंस इन अप्लाइंग नॉन टैरिफ trade barriers were also prescribed to reduce the restrictive effect of these non-tariff barriers.
आप नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहे हो ठीक है, लेकिन एक कंडक्ट होना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए वो कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा कम हो. दिस कोड इंक्लूडेड क्या थे? अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कोड. सबसे पहले अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कोड. सेकेंड, यूनिफॉर्मिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ ड्यूटीज इन काउंटरवेलिंग एंड एंटी डंपिंग केसेस. थर्ड, अ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस to the manufactured, semi-manufactured, selected other exports of developing nations. तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से आपको अप्लाई करना चाहिए नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, वो उन्होंने रूल्स बताए. The total static gains from trade liberalization under Tokyo round amounted to an estimated $1.7 billion annually. तो annually gains इतना हुआ टोक्यो राउंड की वजह से. with the dynamic gains arising from, ये gains कहाँ से आ रहे थे? economies of scale and greater all round efficiency and innovations. The figure might rise to high of $8 billion per year. These figures however are only rough guess estimate. ये क्या है? ये guess estimate है. उन्होंने सिर्फ एक estimate किया है, guess किया है कि ये हो सकता है. Although the US as a whole benefited from the tariff reduction negotiated under the Tokyo round, labor, the relatively scarce factor in US, and industries with a relatively larger share of small businesses which are more highly protected in US was somewhat hurt. तो although US ज़्यादातर बेनिफिट किया टैरिफ रिडक्शन की वजह से, लेकिन ये कुछ हैं जो हर्ट हुए थे, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला. द 1984 एंड 88 ट्रेड एक्ट्स. अब कुछ ट्रेड एक्ट्स के बारे में. ट्रेड रिफॉर्म एक्ट जो 1974 था उसको रिप्लेस नहीं किया गया. उसके बाद 84 में दे ब्रॉट ट्रेड एंड टैरिफ एक्ट. 84 में यू हैव ट्रेड एंड टैरिफ एक्ट. This law had three major provisions. It authorized the president to negotiate international agreement for the protection of intellectual property rights and to lower the barriers to trade in services, high-tech products and direct investment. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर जो 1984 में था, उसमें एक चीज़ थी कि प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप डिस्कशन कर सकते हो किस में? इंटरनेशनल अग्रीमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इस चीज़ में आप IPR जिसे हम बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे आप डिस्कशन करो. एंड बैरियर्स जो भी ट्रेड पे हैं उसको कम करो. किन चीज़ों में? सर्विसेज में, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में. इट एक्सटेंडेड द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. Generalized system of preferences which granted preferential access to exports of developing country to US, तो उसको extend करो until July 1993. किस डेट तक? एक डेट पहले दी गई थी कि प्रेफरेंशियल एक्सेस टू एक्सपोर्टर्स, जितने भी डेवलपिंग कंट्री के एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए. उसको अब और आगे बढ़ाओ जुलाई 1993 तक, बट विथ ग्रेजुएशन और द रिमूवल ऑफ प्रेफरेंशियल एक्सेस फॉर एक्सपोर्टर्स ऑफ मोर एडवांस्ड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज सच एज कोरिया एंड ताइवान. लेकिन थोड़ा कम, तो ऑब्वियसली आप एक्सटेंड कर रहे हो 1993 तक, बट जो ऐसे नेशन है जो डेवलपिंग है लेकिन दे आर एडवांस्ड नेशन, उनसे ये प्रेफरेंशियल एक्सेस रिमूव कर दो. It provided authority for negotiations that led to a free trade agreement with Israel. एक दूसरा भी उन्होंने free trade agreement with Israel sign किया. It was under the provision of this act that the US called for new multilateral trade negotiation, Uruguay round, that started in 1986. Omnibus Trade and Competitive Act of 1988. एक और ट्रेड अग्रीमेंट एक्ट आया, ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट आया, ओमनीबस ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिव एक्ट ऑफ 1988, विच इंक्लूडेड सुपर 301 प्रोविजन, विच वन कॉल्स फॉर US स्पेशल ट्रेड
US Special Trade Representative USTR to designate priority countries that maintain numerous and pervasive trade barriers. उनको कहा गया, ये फर्स्ट था कि वो सारे जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं जो परवेसिव है उनको लिस्ट डाउन करो. सेट अ रिगरस शेड्यूल फॉर नेगोशिएशंस टू बी हेल्ड ऑन एलिमिनेटिंग दोज बैरियर्स. ऐसे बैरियर्स को निकालने के लिए जितने भी मीटिंग्स चाहिए उसका एक शेड्यूल बना दो. रिक्वायर रिटेलिएशन बाय कर्बिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम दोज कंट्रीज इफ़ द नेगोशिएशन आर नॉट सक्सेसफुल. अगर ये नेगोशिएशन डिस्कशन उन कंट्रीज़ के साथ सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर उनके सामने इम्पोर्ट टैरिफ या रिटेलिएट कर दो वहाँ से इम्पोर्ट. ऐसी चीज़ें आप लगाओ. ये सारी चीज़ें इस एक्ट के थ्रू करी गई थी. इन मई 1989 US नेम्ड जापान, ब्राज़ील एंड इंडिया एज मोस्ट अनफेयर ट्रेडर्स. 1989 में US ने कहा कि ये 3 नेशंस जो है वो अनफेयर ट्रेडर्स हैं. जापान was cited for refusal of its public authorities to purchase US satellites and supercomputer and for excluding US manufactured forest products. Brazil was cited for licensing requirement it imposes on practically all imports. ये क्यों इन तीनों को कह रहा है कि वो अनफेयर ट्रेडर है, उनका रीजंस यहाँ पे दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो. अंडर द सुपर 301 प्रोविजन ऑफ 1988 ट्रेड एक्ट, दीज nations face tariff of 100% on selected exports to US if they did not relax the trade restriction. तो उन्होंने कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस 3 नेशन ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे. तो उनको कहा कि आप अगर रिलैक्स नहीं करोगे तो 100% जो है टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे US में ऑन एक्सपोर्ट्स. फिगर 9.3 समराइजेस द हिस्ट्री ऑफ एवरेज टैरिफ रेट ऑन ड्यूटीएबल इम्पोर्ट्स. तो वो कुछ फिगर है US का कि यह टाइम सीरीज़ डेटा है. इसे टाइम सीरीज़ डेटा कहते हैं. थ्रू आउट टाइम कैसे चेंज हुआ एवरेज टैरिफ रेट का वो देख रहे हैं. तो आप देख सकते हो 1900 से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 तक टैरिफ रेट बहुत हाई थे. देन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इट वेंट डाउन, देन इट वेंट अप अगेन. ट्रेड अग्रीमेंट के टाइम पे इट वर हाईएस्ट. अग्रीमेंट एक्ट की वजह से थोड़े कम हुए. देन इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से कम हुए. गैट आया, गैट में तो कहा ही गया कि टैरिफ कम करो. तो आप देख सकते हो कि कितना टैरिफ कम हो गया है. देन कम होते होते कैनेडी राउंड में भी और कम करने बोला तो और कम हुआ. टोक्यो राउंड में भी बोला और कम करो. उरुग्वे राउंड में बोला थोड़ा कम करने की कोशिश करो, तो वो कम होते जा रहा है. तो ये कुछ टाइम सीरीज डेटा दिखाया गया है कैसे वो टैरिफ कम हो रहा है. उरुग्वे राउंड, द आउटस्टैंडिंग ट्रेड प्रॉब्लम्स एंड दोहा राउंड. In December 1993, the Uruguay round of multilateral trade negotiations was completed, but many trade problems remained. Uruguay round 1993 में complete हुआ, but still कई सारे problems अभी भी थे. In this section, we first review the provision of the Uruguay round and then discuss the outstanding trade problem facing the world today. Okay. उरुग्वे राउंड में क्या क्या डिसाइड किया गया. 1993 में उरुग्वे राउंड कंप्लीट हुआ. 8th राउंड है उरुग्वे राउंड जो है वो 8th राउंड है एंड मोस्ट एम्बिशियस राउंड कहा जाता है मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन. क्यों? 123 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया. वॉज कम्प्लीटली आफ्टर 7 years ऑफ टॉर्चरस नेगोशिएशंस. क्यों? पहली चीज़ तो ये 8th राउंड है. एम्बिशियस क्यों है वो हम लोग रीज़न देखेंगे, लेकिन ये जो राउंड था वो 7 years के लिए इसके ऊपर डिस्कशन चलते ही रहे. उरुग्वे राउंड जो है 7 years के लिए चलता रहा. द राउंड हैड स्टार्टेड इन पुंटा डेल एस्टा इन उरुग्वे इन September 1986 and had been scheduled to be completed by December 1990. 1986 सितंबर में ये पुंटा डेल एस्टा उरुग्वे में स्टार्ट हुआ. इस पे डिस्कशंस
आते आते 1990 दिसंबर में शेड्यूल किया गया कि हम इस दिसंबर 1990 में इसे ख़त्म करेंगे और कंक्लूड करेंगे, बट डिसएग्रीमेंट हो रहा था यूरोपियन यूनियन एंड यूएस के बीच, especially France, on reducing agricultural subsidy delayed its conclusion for 3 years. तो 1990 में यूएस एंड यूरोपियन यूनियन के बीच डिसएग्रीमेंट हो रहा था किस चीज़ को लेकर, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ को कम करने से रिलेटेड उनके बीच में अग्रीमेंट नहीं हो रहा था, वो एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे थे, तो इस वजह से और डिले हो गया और 1993 में देन कंक्लूड हुआ। द एम ऑफ उरुग्वे राउंड, अब एम क्या था, कोई भी डिस्कशन का कुछ एम होता है, तो उरुग्वे राउंड का एम क्या था, द एम ऑफ उरुग्वे राउंड was to establish rules for checking the proliferation of the new protectionism and reverse its trend. चेक करने के लिए क्या न्यू प्रोटेक्शन इज गुड और बैड, ब्रिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द नेगोशिएशन। पहले सर्विस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्कशन में नहीं थे, अब उनको लाओ। नेगोशिएट इंटरनेशनल रूल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि अब कुछ रूल्स भी बनाओ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ IPR and improve the dispute settlement mechanism by ensuring more timely discussion and compliance with GATT ruling. अब इन्हीं वजह से देख सकते हो कि जब GATT रिप्लेस हुआ उरुग्वे राउंड के बाद, GATT रिप्लेस हुआ WTO में, WTO के अंदर यू हैव ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सारी चीज़ें। ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रेगुलेशन, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ट्रिप्स, तो ये सारी चीज़ें भी आ गई। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें वो नेगोशिएट कर रहे थे। सर्विसेज के रिलेटेड GATT जो था वो सिर्फ गुड्स के रिलेटेड था, WTO में सर्विस के रिलेटेड भी आ गया। देन एग्रीकल्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी था, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो ये सारी चीज़ें आई। द अग्रीमेंट वॉज साइंड बाय द US एंड मोस्ट अदर कंट्रीज़ ऑन अप्रैल 15, 1994। तो सारे नेगोशिएशंस ख़त्म हुए 1993 दिसंबर में, और सारे लोगों ने साइन अग्रीमेंट पे इस डेट पे किया, एंड टुक इफेक्ट कब से आया, जुलाई 1, 1995 से इफ़ेक्ट में आया। क्या प्रोविजंस थे? सबसे पहले टैरिफ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में टैरिफ जो है ऑन एवरेज 4.7% से 3% तक रिड्यूस होना चाहिए। शेयर ऑफ गुड्स विद ज़ीरो टैरिफ वाज टू इंक्रीज़, जितना भी गुड्स है जिन पे ज़ीरो टैरिफ लगा दिया है उनका शेयर बढ़ा दो बाय 20 to 22% to 40 to 45%. Tariff were removed altogether on pharmaceuticals, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, पेपर प्रोडक्ट एंड स्टील, इन चीज़ों से टैरिफ निकाल दो, होना ही नहीं चाहिए टैरिफ। दूसरा कोटा, कोटा इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। Nations were to replace quota on agricultural imports and imports of textile and apparel under multi-fiber agreement with less restrictive tariff by the end of 1999 for agricultural product and by end of 2004 for textile and apparel। तो उन्होंने कहा कि कोटाज जो आपने लगाए हैं किन पे, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स पे, 1999 तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे उन्हें एक लेस रिस्ट्रिक्टिव टैरिफ से रिप्लेस कर दो। 2004 तक टेक्सटाइल एंड अपैरल में उसमें उसको रिप्लेस कर दो कोटास को। टैरिफ ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वर टू बी रिड्यूस्ड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे जितने भी टैरिफ हैं उनको 24% से कम करो, किस नेशंस में, डेवलपिंग नेशन में, एंड 36% में 36% से इंडस्ट्रियल नेशन में कम होने चाहिए टैरिफ। टैरिफ टेक्सटाइल्स में, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे था, ये टेक्सटाइल्स पे है, were to be cut by 25%. Anti-dumping agreement provided tougher and quicker action to resolve the disputes resulting from the use of anti-dumping laws
but it did not. Very important thing. एंटी डंपिंग के रिलेटेड जो एंटी डंपिंग का यूज़ हो रहा है उसको एलिमिनेट नहीं किया, उसको सिर्फ कम करने बोला गया. सब्सिडीज. द वॉल्यूम ऑफ सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट वाज टू बी reduced by 21% over a 6-year period. तो ग्रेजुअली सब्सिडीज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पे कम करो, टोटल 21% से कम होना चाहिए 6-year पीरियड में. गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च वर लिमिटेड टू 50% ऑफ द अप्लाइड रिसर्च कॉस्ट. सेफगार्ड. नेशन को टेम्पररीली रेज टैरिफ और अदर रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट एन इम्पोर्ट सर्च दैट सिवियरली हार्ट डोमेस्टिक. तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे कि अगर आप टैरिफ लगा सकते हो इन सिचुएशन में कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म हुआ है, अचानक से इंपोर्ट बढ़ जाने की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म हुआ है, तो आप टैरिफ लगा सकते हो. इस कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गई जिनकी वजह से डोमेस्टिक कंट्री के जो जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनको हार्म हुआ, तो आप टैरिफ्स लगा सकते हो टेम्पररीली. वेरी इंपॉर्टेंट. बट इट बेयर्ड कंट्रीज फ्रॉम administering health and safety standards unless based on scientific evidence and not simply to restrict it. For example, तो वो चीज़ कही गई है. IPR intellectual property agreement provided 20-year protection of patents, trademarks and copyrights. 20-year protection किसमें? ये उरुग्वे राउंड का अग्रीमेंट है, तो उसमें कहा गया 20-year protection किस पे? पेटेंट पे, ट्रेडमार्क्स पे एंड कॉपीराइट्स पे 20 years का प्रोटेक्शन. बट सिर्फ 10 years का इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन मिलेगा किन पे? 10-year फेज इन पीरियड फॉर पेटेंट प्रोटेक्शन एंड फार्मास्यूटिकल फॉर डेवलपिंग कंट्री. फार्मास्यूटिकल पे पेटेंट का 10-year फेज इन पीरियड होगा. सर्विसेज. US failed to secure access to the market of Japan and Korea and many developing nations for its banks and security firms and did not succeed in having France and European Union lift restriction. सर्विसेज क्या होता है? बैंकिंग सर्विस हो गया, टूरिज़्म हो गया सर्विस, ये सारी चीज़ों का को सर्विसेज कहते हैं. तो US जो है वो बैंक एंड सिक्योरिटीज़. देखो उरुग्वे राउंड, जो कैनेडी राउंड है, ये ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे थे बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो US के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है. इस वजह से वो कह रहे हैं कि US इस नेगोशिएशन में, उरुग्वे के नेगोशिएशन में अपने सर्विसेज किन के? बैंक एंड सिक्योरिटी फर्म्स के रिलेटिंग सर्विसेज जापान एंड कोरिया से जो वो चाहते थे कि ये कम करें हम रिस्ट्रिक्शन, वो नहीं कर पाए. वही रिस्ट्रिक्शन ऑन शोइंग ऑफ अमेरिकन फिल्म्स एंड TV प्रोग्राम्स, तो ये एक सर्विस है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस कम नहीं करने बोल सके. यानी दूसरे नेशन को नेगोशिएट करके डिस्कस करके वो सक्सेस नहीं कर पाए, उनको कम करने के लिए अग्री नहीं कर पाए, हम ऐसे बोल सकते हैं. अदर इंडस्ट्री प्रोविजन. द US and Europe agree to continue talking about further limiting government subsidy to civil aircraft market, opening up the distance telephone market and limiting. तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और देनी चाहिए कि लिमिट करनी चाहिए उन पे, और अग्रीमेंट या डिस्कशन चल रहा था. ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. The agreement phased out requirement that foreign investors buy supplies locally or export as much as they import. तो वो इन्वेस्टमेंट मेजर्स पे भी बात हुई. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उरुग्वे राउंड लेड टू WTO formation and GATT was replaced by WTO. So agreement also called for replacement of GATT secretariat with the World Trade Organization in Geneva, with authority not only in trade in industrial products but also agricultural product and services.
GATT में it was only industrial product or goods, but here you have in agricultural products, services also. Trade disputes were also to be settled by a vote of 2/3 or 3/4 of nations rather than unanimously as under GATT. GATT में जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको ऐसे ही रफा दफ़ा कर दो, या ऐसे ही ट्रेड जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको गिल्टी नेशन को ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, मतलब रिस्ट्रिक्शन फटाफट से उसको ख़त्म करते थे। लेकिन यहाँ पे वोट के बेसिस पे 2/3 या 3/4 के वोट के बेसिस पे अच्छे से ट्रेड डिस्प्यूट को समझ के जो पनिशमेंट या ऐसे कुछ देना है गिल्टी नेशन को वो अच्छे से दे सके, वो वोट के बेसिस पे उन्होंने एक मैकेनिज़्म स्टार्ट किया। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है उरुग्वे राउट के वजह से क्या हुआ, ट्रेड में कितना हो रहा था, जो भी वर्ल्ड ट्रेड में या वर्ल्ड वेलफेयर में क्या चेंजेस आया वो यहाँ पे दिया गया, आप रीड कर सकते हो। इन August 2002 कांग्रेस ग्रांटेड द प्रेसिडेंट ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी formerly known as Fast Track to negotiate board trade agreement that allowed no amendments but only up or down vote by Congress to ratify or reject the agreement. तो 2002 में कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को एक ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी दे दी, जिसे फास्ट ट्रैक भी कहा जाता है, कि आप अग्रीमेंट डिस्कस करो, अमेंडमेंट कुछ मत लाओ, कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, बट अप और डाउन बेसिस पे रैटिफाई आप खुद ही कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, रैटिफाई या रिजेक्ट कर सकते हो किसी अग्रीमेंट को, कोई चेंजेस मत लाओ। द पर्पस ऑफ दिस लेजिस्लेशन वॉज टू अश्योर फॉरेन गवर्नमेंट दैट कांग्रेस वुड एक्ट एक्सपीडिशियसली ऑन एनी अग्रीमेंट दैट दे नेगोशिएट विद यूएस गवर्नमेंट। तो वो बताना चाहते थे कि यूएस गवर्नमेंट के साथ जो भी अग्रीमेंट आप नेगोशिएट कर रहे हो तो वो हम अच्छे से उसमें कुछ चेंजेस ले लाएंगे, बट अच्छे से हम उसे रैटिफाई या रिजेक्ट कर सकते हैं। द लेजिस्लेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट टू कंसिडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेबर राइट्स एंड एंटी डंपिंग लॉज इन हिज नेगोशिएशन एंड। तो ये कुछ फैक्ट्स है इस अथॉरिटी के रिलेटेड, क्या क्या इसमें दिया गया था। सिंस 2001 यूएस हैज़ रीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो यूएस किन किन स्टेट्स के साथ, किन किन नेशंस के साथ अग्रीमेंट में है वो यहाँ पे लिखा गया है। यू कैन रीड इट, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वो सारा वही पैराग्राफ है। आउटस्टैंडिंग ट्रेड प्रॉब्लम्स एंड दोहा राउंड, दिस इज द लास्ट टॉपिक। Yes, this is the last topic. Let's just complete it. Outstanding trade problems and Doha round. Uruguay round complete हुआ, WTO फॉर्म हुआ, but there were still problems, और उन प्रॉब्लम्स के लेके उनको एक डिस्कशन वापस करना पड़ा, which was known as the Doha round. Despite the great benefits resulting from successful completion of Uruguay round, many serious trade problems remain. One problem is continued widespread trade protectionism. अभी भी ट्रेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही थी। As discussed in 9.3, 9.5, advanced nations often seek to protect domestic production and jobs from foreign competition and use strategic trade policy and industrial policy to encourage new high-tech industry and so do emerging market economies. तो indirect way में, strategic trade policy के way में ट्रेड रिस्ट्रिक्शन अभी भी हो रहा था। यूरोप हैज़ इंक्रीज प्रोटेक्शन ऑन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री आउट ऑफ फियर ऑफ टर्निंग इनटू एन इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड। आप बोल रहे हो टैरिफ रिड्यूस कर दो, ये कम कर दो, वो कम कर दो, तो यूरोप को डर लगने लगा कि जो मेरे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड ना हो जाए, वो इंडस्ट्री बंद ना पड़ जाए। तो उसलिए उस वजह से उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को। रशिया रेज्ड टैरिफ ऑन यूज्ड कार इंपोर्ट्स। जो भी यूज्ड कार है जो आ रही है उन पे टैरिफ लगा दिया। इंडिया बैंड चाइनीज़ टॉयज़।
Argentina had tightened the licensing requirement on auto part imports, textile, leather goods. तो ऐसे restrictions लगाते गए काफ़ी nations. Even though ये उरुग्वे राउंड में रोका गया था, बोला गया था कि नहीं लगाओ इन चीज़ों पे, लेकिन वो लोग अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये था. सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सब्सिडीज़ एंड टैरिफ्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रिमेन वेरी हाई. अभी भी सब्सिडीज़ और टैरिफ्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे हाई थे. एंटी डंपिंग मेजर्स एंड सेफगार्ड्स आर स्टिल पॉसिबल एंड फ्रीक्वेंटली अब्यूज्ड. ज़्यादा यूज़ कर रहे थे एंटी डंपिंग मेजर्स को, सेफगार्ड्स को. एंड सो द पोटेंशियल फॉर सीरियस ट्रेड डिस्प्यूट रिमेन्स. तो जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स तो होते ही रहेंगे अगर ऐसे सारे सिचुएशंस है तो. थर्ड ट्रेड प्रॉब्लम क्या था? इज़ द टेंडेंसी फॉर द वर्ल्ड टू ब्रेक अप इनटू 3 मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स. क्योंकि ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन रहे थे, अग्रीमेंट साइन हो रही थी कई नेशंस के बीच में. तो पहला यूरोपियन यूनियन तब तक एक यूनियन बन चुका था, ट्रेड एक कह सकते हो एक कॉमन मार्केट बन गया था. नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नाफ्टा जिसे हम कहते हैं वो बन चुका था. एंड अ मच लेस डिफाइंड एशियन ब्लॉक. ये तीन ब्लॉक बनने के चांसेस थे. ट्रेड ब्लॉक्स आगे 11 चैप्टर में डिस्कस्ड है. ऑल्दो दीज ट्रेडिंग ब्लॉक्स कुड बी रिगार्डेड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ फ्रीयर ट्रेडिंग सिस्टम. देखो ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होता है? नेशंस के बीच में अग्रीमेंट साइन होता है कि हम टैरिफ आपके रिलेटेड कम करेंगे, ट्रेड बढ़ाएंगे और दूसरी सारी चीज़ें. तो ऐसे ट्रेड ब्लॉक बनने का रीज़न ही यही है कि ट्रेडिंग सिस्टम को फ्री किया जाए. भले ही ये एक रीज़न है, बट इट ऑल्सो बिकम्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स एंड लीड टू मोर बायलैटरल डील्स, प्रोटेक्शनिज्म एंड इंटर ब्लॉक ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट. तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है. फोर्थ प्रॉब्लम इज़ the call by some developed countries such as US and France for establishment of labor and environmental standards. फोर्थ प्रॉब्लम US और जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वो कह रहे थे लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लाओ. These are supposed to ensure a leveling of working condition between developed and developing countries, avoid social dumping by the latter, that is developing country जो भी social dumping करता है वो कम हो जाए. That is developing country competing unfairly by denying their workers basic rights and decent wages and working condition. देखो सोशल डंपिंग क्या होता है? मैं सिंपल लॉजिकल एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. डेवलपिंग नेशंस क्या करेंगी? ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई थी कि मिनिमम वेज एक्ट, ये दूसरा क्या था कि बेसिक राइट्स, डिसेंट वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, ये सब ना प्रोवाइड करके डेवलपिंग नेशंस जो है वो क्या करेंगी? 100 रुपये में लेबर को एम्प्लॉय कर देगी, प्रोडक्ट बनाएगी, 120 में सेल करेंगी. एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ. वही डेवलप्ड नेशन क्या कर रहा है? सारे कंडीशन, सारे मिनिमम वेज जो भी है और जो भी चीज़ें थी फेयरली काम कर रहा है और लेबर को जितना उनका रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वेजेस देना चाहिए वो दे रहा है. 120 रुपीज़ वो लेबर को दे रहा है जो एक्चुअल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है. तो उसको प्रोडक्ट का वैल्यू 140 या समझो 130 भी रखा तो प्रोडक्ट का वैल्यू 130 हो जाएगा. क्या वो सेल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि 120 में डेवलपिंग नेशन से मिल रहा है. तो वो डिसेंट वेजेस नहीं देंगे डेवलपिंग नेशंस. तो ये सारी चीज़ें उनको हर्ट कर रही थी. इस वजह से उन्होंने कहा कि वर्किंग कंडीशंस या जो रूल्स हैं वर्कर्स को रिलेटेड उसको लेवल कर दो तो सोशल डंपिंग कम हो. The danger is that the movement to establish labor and environmental standards can easily be captured by the protectionist forces. Obviously अगर ये चीज़ हुई तो protectionist forces जो हैं उनके फेवर में हो जाएगा labor and environmental standards. The same is true for environmental standards.
trade-related competition policy, as well as trade-related investment measures. See, I told you, trade-related investment measure TRIMS also need to be dealt with more adequately than they have been in Uruguay round. तो उन्होंने कहा कि ये जो TRIMS पे ट्रेड रिलेटेड कंपटीशन पॉलिसीज़ हैं उन पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. An attempt was made to launch a millennium round of trade negotiation at the WTO trade conference held in Seattle in December 1999. एक कहा गया था कि मिलेनियम राउंड हम लोग रखेंगे दिसंबर 1999 में सिटल में WTO के कॉन्फ्रेंस में. अटेम्प्ट फेल्ड बिकॉज, लेकिन ये मिलेनियम राउंड कभी हुआ नहीं. क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ वर एडमेंटली अपोज्ड टू पुटिंग लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ऑन द एजेंडा ऑफ न्यू राउंड. ऑब्वियसली एक एजेंडा था कि लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हम रखेंगे, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ उसको अपोज कर रहे थे. यूरोपियन यूनियन एंड जापान ऑब्जेक्टेड टू द US desire to put on agenda the complete liberalization of trade in agricultural products. US ने कहा कि कंप्लीट लिबरलाइजेशन होना चाहिए ट्रेड का इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. तो वो यूरोपियन यूनियन एंड जापान ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए. US ऑब्जेक्टेड टू डिस्कसिंग कंपटीशन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ दैट द यूरोपियन यूनियन वांटेड. यूरोपियन यूनियन चाहता था कि इस राउंड में, इस नेगोशिएशंस में हम ये चीज़ भी डिस्कस करें कि कंपटीशन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए. US उसको ऑब्जेक्ट करने लगा कि नहीं, इस पे कुछ डिस्कशन नहीं होना चाहिए. ऑल दिस केम अप इन द फेस ऑफ लार्ज demonstrations organized by strong anti-globalization move which blamed globalization for many human and environmental problems worldwide and for sacrificing human and environmental well-being to the corporate profits of multinational. तो इसी बीच ये सारी चीज़ क्यों हुई? इट्स ड्यू टू दिस organized anti-globalization movement. In November 2001, Doha round was launched in Doha, Qatar. So Doha round November 2001 में हुआ. The agenda included liberalization of production and trade in agriculture, industrial product and service, further tightening of rules for anti-dumping measures and safeguards, as well as investment and competition policies. तो ये कुछ चीज़ें हैं कि दोहा राउंड में क्या क्या डिस्कस होना चाहिए. वो कहा गया था दोहा राउंड was supposed to be concluded by 2004, but after 5 years of negotiations the round all but collapsed in July 2006 over disagreement over agricultural subsidies between developed and developing country. And तो क्या ये अग्रीमेंट साइन हुआ? मतलब ये डिस्कशन, डिड दिस डिस्कशन लेड टू अग्रीमेंट? नो. ये जो है कोलैप्स हो गया. सारा डिस्कशंस जो हो रहा था वो बीच में ख़त्म हो गया. ऑल अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द दोहा राउंड फेल्ड एज ऑफ एंड ऑफ 2012 तक. तो कोई जितने भी चाहते थे कि चलो हम रिवाइव करें, डिस्कस करें, अग्रीमेंट लाए, दोहा राउंड का कुछ कंक्लूजन लाए, वो कुछ नहीं हो रहा था. फेल ही हो रहे थे सारे अटेम्प्ट्स. WTO has now begun to discuss Plan B to reach agreement on those aspects of Doha negotiation where agreement is possible. तो जो अग्रीमेंट के एम थे उसको इनडायरेक्ट वे में अचीव करने की कोशिश WTO ने एक प्लान बी किया है. In the meantime, there had been renewed efforts to negotiate more bilateral deals. So we have completed 9th chapter as well. In the last video I completed the 14th chapter as well. In the next video we will be starting with 10th chapter. Till then you keep watching the journey of understanding economics. You know you have to do only 2 things: like and share with your friends. And if you are new to the channel, then you have to subscribe the channel for the upcoming videos. Thank you.